नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। अब भारी बारिश का कहर भी प्राकृतिक आपदा में शामिल। केंद्रीय मंत्रियों व अधिकारियों ने प्रदेश में फसल तबाही की रिपोर्ट सरकार को सौंपी। केंद्र सरकार फसलों के नुकसान का देगी मुआवजा। खेतों में फसल अवशेषों को जलाने से बचे किसान। और प्रदेश में वर्ष 2015-16 में गेहूं खरीद का लक्ष्य तय। अब कृषि समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को होने वाले नुकसान को भी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत शामिल करने का फैसला लिया है। 1 अप्रैल 2015 के बाद इस प्रकार के होने वाले नुकसान की किसानों को भरपाई प्राकृतिक आपदा राहत कोष से की जा सकेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री के अनुरोध पर गृह मंत्री ने इस पर अपनी सहमति जताई है। भारी बारिश और ओलावृष्टि के साथ साथ राज्य सरकारों को स्थानीय आपदाओं को भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखने का अधिकार दिया जा रहा है। इसके तहत राज्य सरकारें राज्य प्राकृतिक आपदा राहत कोष से 10% स्थानीय आपदाओं पर खर्च कर सकती है। केंद्र सरकार के आकलन के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में आसमान से बरसी आफत से कुल 181 लाख हेक्टेयर से अधिक में खड़ी रबी की फसल को हुए नुकसान में से अकेले उत्तर प्रदेश का हिस्सा आधे से अधिक है। राज्य के 97 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है, जिसमें 75 लाख हेक्टेयर में गेहूं, 11 लाख हेक्टेयर में दलहन, 9.5 लाख हेक्टेयर में सरसों और 1 लाख हेक्टेयर जमीन में बोई गई सब्जियां प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गई हैं। इस फसल तबाही का जायजा लेकर लौटे केंद्र सरकार के मंत्रियों व अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसके तहत राज्य आपदा राहत कोष के मानकों के अनुसार ही मुआवजा बांटने का निर्देश दिया गया है। इस कोष में 75% केंद्र और 25% राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है। केंद्र सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा सरकार देगी। इसके साथ साथ 60 वर्ष से ऊपर के किसानों को 5,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन भी दी जाएगी। सरकार द्वारा जल संकट को दूर करने के लिए नहरों और नदियों को जोड़ने की बात भी कही गई। इसके लिए नई नहरों का निर्माण भी कराया जाएगा। आमतौर पर खेतों में ही फसल अवशेषों को जला दिया जाता है। ऐसा करना किसान भाइयों के लिए काफी नुकसानदेह है। अवशेषों के साथ फसल के लिए सर्वाधिक जरूरी पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश NPK के साथ क्षेत्र के मित्र बैक्टीरिया और फफूंद भी जल जाते हैं। आकलन के अनुसार प्रदेश में गेहूं व धान का 700 टन से अधिक डंठल कंबाइन से कटाई के बाद खेतों में ही जलाया जाता है। एक शोध से ये प्रमाणित हुआ है कि अवशेषों के डंठलों में NPK की मात्रा क्रमशः 0.5, 0.6 व 1.5% होता है। जलाने की बजाय अगर खेत में ही इनकी कंपोस्टिंग कर दी जाए तो मिट्टी को NPK की क्रमशः 4, 2 और 10 लाख टन मात्रा मिल जाएगी। भूमि के कार्बनिक तत्वों, बैक्टीरिया, फफूंद का बचना पर्यावरण संरक्षण और ग्लोबल वार्मिंग में कमी का कारण भी साबित होगा। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत गेहूं खरीद का लक्ष्य 30 लाख मीट्रिक टन तय किया गया है। 2 अप्रैल से 15 जून तक चलने वाले क्रय केंद्रों के द्वारा 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा, जिसके लिए 9 एजेंसियों के 5,000 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। गत वर्ष ये लक्ष्य 60 लाख मीट्रिक टन था, मगर बाजार से इसका मूल्य अधिक होने के कारण केवल 45 लाख मीट्रिक टन गेहूं ही खरीदा जा सका था। इस बार खरीद केंद्रों की स्थापना 4 किलोमीटर की परिधि पर अनिवार्य रूप से करनी होगी। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,450 रुपए प्रति क्विंटल में इजाफा न करने का फैसला लिया गया है। नीति के अनुसार किसानों से सीधे गेहूं खरीद की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आढ़तिया भी गेहूं खरीद कार्य कर सकेंगे। बारदाने की कमी न होने पाए, इसके लिए प्रत्येक क्रय केंद्र पर 5 गांठ बोरों का स्टॉक रखा जाएगा, जो जिलाधिकारी की मंजूरी से इस्तेमाल किया जाएगा। खरीद केंद्र रविवार और राजपत्रित अवकाश को छोड़कर शेष कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए नजर डालते हैं प्रदेश की प्रमुख कृषि मंडियों के औसत भावों पर। उड़द आगरा की मंडी में 6,650 रुपए,
बरेली की मंडी में 5,500 रुपए, ललितपुर की मंडी में 5,360 रुपए और राठ की मंडी में 5,400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर आगरा की मंडी में 5,850 रुपए, बरेली की मंडी में 5,375 रुपए, ललितपुर की मंडी में 4,700 रुपए और राठ की मंडी में 4,300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चना आगरा की मंडी में 3,685 रुपए, बरेली की मंडी में 3,500 रुपए, ललितपुर की मंडी में 2,840 रुपए और राठ की मंडी में 3,200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं आगरा की मंडी में 1,580 रुपए, बरेली की मंडी में 1,550 रुपए, ललितपुर की मंडी में 1,375 रुपए और राठ की मंडी में 1,360 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल आगरा की मंडी में 1,985 रुपए, बरेली की मंडी में 2,050 रुपए, ललितपुर की मंडी में 1,960 रुपए और राठ की मंडी में 1,810 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात अगर सब्जियों और फलों के भावों की करें तो आलू आगरा की मंडी में 490 रुपए, बरेली की मंडी में 425 रुपए, ललितपुर की मंडी में 725 रुपए और राठ की मंडी में 705 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज आगरा की मंडी में 1,810 रुपए, बरेली की मंडी में 1,400 रुपए, ललितपुर की मंडी में 1,430 रुपए और राठ की मंडी में 1,460 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर आगरा की मंडी में 1,780 रुपए, बरेली की मंडी में 1,350 रुपए, ललितपुर की मंडी में 1,270 रुपए और राठ की मंडी में 1,360 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैंगन आगरा की मंडी में 1,180 रुपए, बरेली की मंडी में 1,450 रुपए और राठ की मंडी में 1,525 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कद्दू आगरा की मंडी में 760 रुपए, बरेली की मंडी में 925 रुपए, ललितपुर की मंडी में 1,250 रुपए और राठ की मंडी में 900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सेब आगरा की मंडी में 6,400 रुपए, बरेली की मंडी में 5,000 रुपए, ललितपुर की मंडी में 5,560 रुपए और राठ की मंडी में 7,505 रुपए प्रति क्विंटल रहा। केला आगरा की मंडी में 2,085 रुपए, बरेली की मंडी में 2,375 रुपए, ललितपुर की मंडी में 1,310 रुपए और राठ की मंडी में 1,950 रुपए प्रति क्विंटल रहा। संतरा आगरा की मंडी में 2,140 रुपए, बरेली की मंडी में 2,290 रुपए, ललितपुर की मंडी में 2,640 रुपए और राठ की मंडी में 3,250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अंगूर आगरा की मंडी में 3,540 रुपए, बरेली की मंडी में 3,400 रुपए, ललितपुर की मंडी में 3,110 रुपए और राठ की मंडी में 3,200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है।
और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विगत 20 मार्च को भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में प्रौद्योगिकी एवं मशीन प्रदर्शन मेले का आयोजन हुआ। इस मेले का आयोजन अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कृषि यंत्र एवं मशीनरी तथा अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी के सम्मिलित प्रयास से किया गया। और जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें इस मशीन का बहुत बड़ा रोल हो रहा है और आगे आने वाले समय में होगा। अभी 2 दिन पहले मैं एक फील्ड विजिट कर रहा था। जिस तरह से अभी बारिश हुआ है और बारिश में जो गेहूं का नुकसान हुआ है, किसानों से जब मैं बात कर रहा था तो कुछ किसानों ने ये कहा कि जिन्होंने जीरो टिलेज मशीन या सीड्रिल से बुआई किया हुआ है और कुछ ऐसी किस्में हैं जिससे बुआई किया हुआ तो उनको नुकसान कम हुआ। तो ये आपके सामने है कि मशीन का असर जो है इस परिस्थिति में भी आपको देखने को मिल रहा है। और आप जानते हैं कि हमारे देश में जो 4 युग बोला गया है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, तो यह युग जो है वो कल का युग है, कलयुग है। अगर इसमें किसान को सरवाइव करना है तो कल मशीन के ऊपर आपको, मशीन आधारित खेती आपको करना होगा। तो यह इसलिए मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं कि आज का जो युग है उसमें किसान भी वैज्ञानिक है और किसान भी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर अगर काम करेगा तभी हम इस बढ़ती हुई आबादी और इस समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। मेले में पूरे देश के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। इस मेले का मुख्य आकर्षण कृषि यंत्र व मशीनें रहीं। इनके विषय में वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने किसानों को विस्तार से जानकारी दी। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, इसके जितने समस्त आईसीआर के संस्थान हैं देश में और कृषि विश्वविद्यालय जो हमारे देश के जितने भी प्रदेश हैं वहाँ पर प्रौद्योगिकी और मशीन इनका प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है और मेला लगाया जा रहा है। ये 20 मार्च 2015 को, और इस अवसर पर हमारे जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है यहाँ पर हम लोगों ने गन्ना के खेती के लिए बहुत सारी मशीनों का ये डिज़ाइन इसका डेवलप किया है। और ये मशीनें जो हैं ये गन्ने की खेती के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि आज देश में खेती के लिए हमें लेबर की समस्या बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ रही है। लेबर बहुत कम है, इसलिए किसानों को बहुत ही समस्या होती है। ये मशीन जो है इससे लाभ पहुंचाती हैं हमारे कृषकों को, साथ ही इससे उत्पादकता जो गन्ने की है वो भी बढ़ती है। हमारे संस्थान ने जो मशीनें बनाई हैं वो खेती की तैयारी से लेकर
और इसके गन्ने की हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई तक जो है इसमें मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही जो कटाई के बाद अगर हम पेड़ी लेते हैं तो पेड़ी फसल के लिए भी हम लोगों ने मशीनों का आविष्कार किया है। इन मशीनों से प्रयोग से गन्ने का अंकुरण बहुत अच्छा होता है और फसल बहुत अच्छी होती है, जिसमें उत्पादकता इसकी बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही हमें किसान को भी लाभ पहुंचता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है और जो समस्या आती है उत्पादकता को बढ़ाने में, उसका जो है ये हल निकल आता है। ये मशीनें आज हम हमारे संस्थान में हम लोग यहाँ पे प्रदर्शनी एक मेला लगाया हुआ है और लखनऊ के आसपास के जितने ज़िले हैं वहाँ से कृषक आए हुए हैं और आप लोग देख सकते हैं ये कृषक जो हैं सभी मशीनों को देख रहे हैं और इनका हम जीवंत प्रदर्शन भी करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से ये मशीनें चलती हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ गन्ने की खेती से संबंधित कृषि यंत्रों के विकास में तत्पर है। इसमें हमारी 3 मुख्य मशीनों हैं जिनका कि मैं चर्चा करूंगा। वैसे हम लोगों ने बहुत प्रकार के कृषि यंत्र गन्ने खेती से संबंधित विकसित किया है। मुख्य रूप से जो हमारा गन्ना बुआई का यंत्र है, जिसको हम शुगर केन कटर प्लांटर कहते हैं, इस यंत्र की विशेषता ये है कि ये गन्ने के बीज की टुकड़े की कटाई और गन्ने की बुआई से संबंधित जो 4-5 क्रियाएं होती हैं, नाली खोदना, नाली में उन टुकड़ों को डालना, बीज खाद डालना, दवा डालना और फिर उसको मिट्टी से ढकना, ये सारी चीज़ें वो यंत्र एक साथ कर देता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम 5 घंटे में 1 हेक्टेयर खेत की बुआई उस यंत्र की सहायता से, जिस यंत्र की कीमत लगभग 1 लाख रुपए होती है, और ऐसा मल्टीपर्पज़ यंत्र है कि गन्ने की बुआई के 5 कार्य एक साथ करके 5 घंटे में 1 हेक्टेयर की बुआई कर देगा और 50 से 60% कीमत में कमी आती है। जैसा कि गन्ने की खेती की मुख्य समस्या है लागत में बढ़ोतरी, आजकल लागत में बढ़ोतरी हो रही है, मूल्य की समस्या आ रही है, तो इन यंत्रों का प्रयोग करके दूसरी मुख्य यंत्र जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा वो गन्ने के साथ सहफसली के लिए, जैसा गन्ने के साथ गेहूँ का बुआई यंत्र है, गन्ने के साथ आलू का बुआई यंत्र है, जिसमें हम गन्ने के साथ सहफसली की बुआई कर सकते हैं और गन्ने की लागत उस सहफसली से भी निकाल सकते हैं। तीसरा मुख्य यंत्र जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा वो है पेड़ी प्रबंधन यंत्र, जिसको हम RMD बोलते हैं। गन्ने की पेड़ी हमारे देश में लगभग 50% क्षेत्रफल में होती है, तो उस मशीन का प्रयोग करके आप गन्ने की पेड़ी से संबंधित जो शस्य क्रियाएँ हैं, जो गन्ने की कटाई के बाद जिनको आवश्यक हैं और जिनके करने से कि खेत मतलब गन्ने की पेड़ी की उपज में 20 से 25% बढ़ोतरी होती है, उसको किया जा सकता है। वो यंत्र करता क्या है कि वो ठूंठ की कटाई, ऑफ बारिंग जिसको हम कहते हैं कि पुरानी जड़ों को काटना और फिर उसमें खाद डालना, दवा डालना और ये सब चीज़ें एक साथ कर देता है और जो है इससे 50 से 60% लागत में बचत इस यंत्र के प्रयोग से भी आता है। और मैं मुख्य से और हम यंत्र तो हमारे संस्थान ने और भी विकसित किए हैं, लेकिन हम किसानों के यहाँ चाहेंगे कि इस प्रदर्शनी में किसान खास तौर से इन 3 यंत्रों पर ज़्यादा ध्यान दें और बाजार में उपलब्ध है। मेले में आए प्रगतिशील किसान ने हमें जानकारी देते हुए बताया, कई प्रजातियों का बीज, अच्छी प्रजातियों का बीज फैलने से काफ़ी उपज में जो पुराने बीज से नए बीज में काफ़ी अंतर महसूस हुआ, उपज में बढ़ोतरी हुई। और यहाँ का जो है यंत्र वाला सिस्टम है, पहली बार जो है गन्ने की बुआई वाला यंत्र मिला, उससे आज इस टाइम पर जो है इतनी दोहरा फ़ायदा मिल रहा है हर किसानों को, जो है गन्ना और प्लस गेहूं की खेती कर रहे हैं। शुरुआत के दौर में जो है हम केवल पहले किसान थे, अब तो इस टाइम जो है लगभग 30-35% किसान जो है गन्ना गेहूं की खेती कर रहे हैं इस टाइम पर। और दूसरी चीज़ जो है RMD जो यहाँ से हल भेजा गया, उसका हमने ट्रायल लिया, फिर उसके बाद जो है अन्य किसानों को ट्रायल के तौर पर जो है RMD चलाई गई, तो उससे कई बड़े बड़े फ़ायदे दिखे। जैसे पेड़ी का प्रबंधन के लिए RMD यहाँ से जो दिलाई गई, उससे फुटाव में अंतर, काफ़ी ज़्यादा संख्या फुटाव की उपज में, और गन्ने की जो है कई
उपज वाले सिस्टम जो है बहुत अच्छे हमको रिजल्ट देखने को मिले। नमस्कार, प्रस्तुत है आज के मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी तथा अधिकतम तापमान में भी 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वातावरण में अधिकतम आर्द्रता 85% तथा न्यूनतम 32% रही। वायु दिशा पूर्वोत्तर से पश्चिमोत्तर तथा गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 48 घंटों में प्रदेश के कुछ स्थानों पर आसमान में हल्के बादल बने रहेंगे तथा कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। सुबह के समय हवा की गति थोड़ी अधिक रहने से न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है। किसान भाइयों, यह मौसम गेहूं की फसल में लगने वाले काला रतुआ रोग के लिए अनुकूल है, अतः प्रकोप हो सकता है। इसके नियंत्रण हेतु फसल में डाइथेन M45 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। वर्तमान मौसम मूंग तथा उड़द की बुआई हेतु उपयुक्त है, अतः शीघ्र बुआई संपन्न करें। बुआई से पूर्व बीजों को फसल विशेष राइजोबियम सेल्यूब्लाइजिंग बैक्टीरिया से उपचारित अवश्य करें। वर्तमान समय लोबिया, चौलई, भिंडी, लौकी, खीरा, तोरई आदि तथा गर्मी के मौसम वाली मूली की सीधी बुआई हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है, क्योंकि बीजों के अंकुरण के लिए यह तापमान अनुकूल है। अतः उन्नत किस्म के बीजों को किसी प्रमाणित स्रोत से लेकर बुआई प्रारंभ करें। इस मौसम में पशुओं के हरे चारे के लिए मक्का तथा लोबिया की बुआई की जा सकती है, अतः बुआई करें। इस समय सब्जियों की खेती में पौधों की पत्तियां खाने वाले कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है, अतः प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु डाइकोरोवास 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। बोई जा चुकी भिंडी की खेती में इस समय निराई, गुड़ाई व आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें तथा संस्तुत मात्रा में नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग का कार्य करें। आम के बागों में इस समय लासी रोग तथा भुनका कीट की रोकथाम हेतु संस्तुत दवाओं का आवश्यक पानी में घोल बनाकर साफ मौसम में छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के मौसम समाचार। अगले अंक में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।